हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा रही हूँ। अति लघु हो चुका है आप लोग का चैप्टर 1 का। अब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 1, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था। फ्रांस का शासक कौन था? लुई फिलिप। वो कैसा था? उदारवादी था। तो फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मीन्स क्या होता है बाबू? जिसके सपने बड़े बड़े हो, जो बड़े सपने देखता हो, बड़े बनने का सपना देखता हो। तो उसी तरह जो फ्रांस का शासक लुई फिलिप जो था वो क्या था? बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने 1848 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो जो थे उनको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। कब बनाया था? 1840 में। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो जो थे वो बहुत कट्टर प्रतिक्रियावादी था, मतलब कट्टर आदमी जो होता है कट्टर था। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राज्य में वो किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। वो नहीं चाहता था कि हमारा राज्य जो हो उसमें किसी तरह का कोई सुधार हो। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था, क्योंकि बाबा बताए हैं कि वो जो थे कैसे थे, उनके सपने बड़े थे, महत्वाकांक्षी थे। तो इसीलिए वो ज़्यादातर किसके साथ रहना पसंद करते थे? अमीरों के साथ। तो राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसके पास कोई सुधार का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि वो राज्य में सुधार ही नहीं चाहते थे, सुधार के पक्ष में ही नहीं थे। तो उनके पास सुधारात्मक कार्यक्रम कैसे हो सकता है? तो उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। जब देश में कोई सुधार नहीं होगा, राज्य में कोई सुधार नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि भूखमरी और बेरोजगारी तो होगी ही। तो देश में भूखमरी और बेरोजगारी एकदम चरम पर थी। फलतः सुधारवादी क्षुब्ध रहने लगे। क्षुब्ध मतलब परेशान रहने लगे, अशांत रहने लगे। तो जितने भी सुधारवादी थे जो चाहते थे कि हमारे राज्य में, हमारे देश में सुधार हो, तो वो लोग क्या रहने लगे? परेशान रहने लगे, क्योंकि राज्य में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, देश में कोई सुधार भी नहीं हो रहा था। देश में क्या थी? भूखमरी थी, बेरोजगारी थी। तो वे लोग क्या रहने लगे? परेशान रहने लगे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के यही सब कारण थे। आपको पूछे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो समझ में आ गया कि फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में वो किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। फलतः सुधारवादी परेशान रहने लगे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के ये सब कारण थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ने अपनी क्या भूमिका निभाई थी, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर है इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में सीमा को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था, बहस हुआ करता था। तो ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में, किसमें? ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में क्या चीज़ को लेकर के विवाद होता रहता था? तो सीमा को। ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। यही कारण था कि ऑस्ट्रिया और इटली में क्या शुरू हो गया? युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 1859 ईस्वी में आरंभ हुआ। मतलब युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1859 में। 1860 तक चला। 1859 में युद्ध शुरू हुआ और कब तक चला था? यह 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। युद्ध में इटली के समर्थन में, इटली का साथ देने, किसने साथ देना शुरू कर दिया? फ्रांस ने। और क्या किया उन्होंने? उस युद्ध में इटली का साथ देने के लिए अपनी सेना उतार दी। ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह परास्त हुई। ऑस्ट्रियाई सेना क्या हो गई? बुरी तरह हार गई थी। फलतः ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमॉन्ट का अधिकार हो जाने से इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आ खड़ा हुआ।
काबुल, मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था। काबुल जो थे वो मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था। इतना ही नहीं, रोम को छोड़ संपूर्ण इटली के एकीकरण में काबुल को सफलता मिल गई। इतना कुछ करने के बाद आखिरकार रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली के एकीकरण में काबुल को क्या हो गया, सफलता मिल ही गई। ऑस्ट्रियाई को चुप बैठ जाना पड़ा था। तो इटली के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, आपको समझ में आ गया। तो इटली का तो समझ में आ गया, इटली का एकीकरण। अब जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानेंगे। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर राइन राज्य संघ का गठन किया था। कब किया था, कब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीता था, 1806 में। और किस राज्य का गठन किया था, तो राइन राज्य संघ का। इसी के बाद जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। इसी के बाद क्या हुआ कि जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना क्या होने लगी थी, बढ़ने लगी। लेकिन दक्षिण जर्मनी के लोग एकीकरण के विरोध में थे। लेकिन दक्षिण जर्मनी के लोग क्या थे, एकीकरण के विरोध के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि एकीकरण हो जर्मनी का। तो जर्मनी में विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी, जिसे ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर क्या किया था, दबा दिया था। पर्सा जर्मनी का एकीकरण अपने नेतृत्व में करना चाहता, क्योंकि पर्सा क्या चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण जो हो वो हमारे नेतृत्व में हो, जिसके लिए वह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा था। जिसके चक्कर में वो क्या करने लगा, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगा था। सैन्य शक्ति तथा कूटनीति के चलते जर्मनी के एकीकरण में वह सफल हो गया। सैन्य शक्ति तथा कूटनीति के चलते जर्मनी के एकीकरण में वो क्या हो गया, सफल हो गया। तथा बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया। और जर्मनी का चांसलर किसे बना दिया गया, बिस्मार्क को। इस प्रकार इस एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया ही मूल में था। तो समझ में आया बाबू आप लोगों को कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया।